आइए आज हम पढ़ते हैं अनुवाद। मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा, सहायक प्राध्यापक हिंदी। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है अनु धन वाद। अनु का मतलब है पीछे, अनुकरण, पीछे बाद में, और वाद मतलब कहना। तो अनुवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी के कहने के बाद कहना। अर्थात यदि कोई एक वाक्य कहे और हम उसे उसके बाद वैसा ही दोहराएं तो वो अनुवाद कहलाता है। परंतु ये इसका शाब्दिक अर्थ है। पहले जब गुरुकुल पद्धति थी तो गुरु किसी मंत्र या बात को कहते थे और शिष्य उन चीजों को दोहराया करते थे, क्योंकि तब श्रुति परंपरा से चीजों को याद रखा जाता था। परंतु धीरे धीरे ये विलुप्त हो गया। तो अब अनुवाद शब्द का अर्थ अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन शब्द है उसके समानार्थक रूप में होता है। मतलब एक भाषा में दी गई पाठ सामग्री को दूसरी भाषा में समान अर्थों के साथ रूपांतरित करना, स्थानांतरित करना, ये अनुवाद कहलाता है। अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु भी कहा जाता है, क्योंकि दो भाषाओं, दो देशों की संस्कृतियों को जोड़ने के लिए अनुवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसे सांस्कृतिक सेतु की संज्ञा दी जाती है। तो अनुवाद में मूल रूप से निम्न बातें आनी चाहिए कि इसमें मूल कृति के विचारों का पूर्ण अंतरण हो। मूल कृति में जो भी विचार आए हैं, अनुदित कृति में वे सारे विचार यथावत आने चाहिए। दूसरा, लेखन शैली और विधि वही होनी चाहिए जो मूल कृति की है। और तीसरा, मूल कृति के सभी गुण, सहजता, सरलता अनुदित कृति में भी दिखाई दें। यही अच्छा अनुवाद कहलाएगा। तो बच्चों, कैटफर्ड ने एक परिभाषा दी है, जेसी कैटफर्ड ने। उन्होंने कहा है कि अनुवाद एक भाषा का दूसरी भाषा में समानार्थक मूल पाठ सामग्री का स्थानापन्न है। पहली भाषा जिस भाषा में मूल कृति है वो श्रोत भाषा कहलाती है, और दूसरी भाषा जिसमें अनुवाद करना है वो लक्ष्य भाषा कहलाती है। मैं पुनः बता दूं कि वो भाषा जिसमें पाठ सामग्री दी हुई है और उसका अनुवाद किया जाना है वो श्रोत भाषा कहलाती है, और वह भाषा जिसमें स्थानांतरण या रूपांतरण किया जाना है, जिसमें अनुवाद किया जाना है, वो लक्ष्य भाषा कहलाती है। जो जेसी कैटफर्ड की परिभाषा के अनुसार श्रोत भाषा की मूल पाठ सामग्री का लक्ष्य भाषा में समान अर्थों के साथ मूल पाठ सामग्री का स्थानापन्न अनुवाद है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार एक भाषा में व्यक्त विचार को दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास। तो इस प्रकार अनुवाद में हमें तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पाठ सामग्री। जब तक कोई टेक्स्ट नहीं होगा, कंटेंट नहीं होगा, कोई पाठ सामग्री या विषय वस्तु नहीं होगी, हम अनुवाद किसका करेंगे? तो पहली चीज है पाठ सामग्री। दूसरी चीज है समानार्थक या समतुल्यक शब्द। अगर मुझे पानी का अर्थ वाटर नहीं पता है, या अगर मुझे मदर का अर्थ माता नहीं पता है, तो मैं अनुवाद नहीं कर सकती। तो समतुल्य या समानार्थी शब्द पता होने चाहिए। और तीसरा, पुनर्स्थापना। वैसा का वैसा पूरा भाव अनुदित कृति में आए। तो ये तीन चीजें होंगी तभी अनुवाद हो सकता है। अब अनुवाद मूल रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला, शाब्दिक अनुवाद। ये सबसे सरल अनुवाद है, जो सामान्यतः विज्ञान या तकनीक के अनुवाद में किया जाता है, कि जिसमें शब्द का यथावत शब्द पकड़े जाते हैं और उसको दूसरे भाषा में अनुदित कर दिया जाता है। शाब्दिक अनुवाद में केवल शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम was a great scientist, तो हम इसका शब्द पकड़ लेंगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक रहे। यहां पर हमने कोई
अधिक कार्य नहीं किया, केवल शब्दानुवाद कर दिया, हर शब्द का हिंदी शब्द ढूंढा। अच्छा, मैं इस वीडियो में आपको केवल इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश अनुवाद ही बताऊंगी, जबकि अनुवाद एक इतना वृहद कार्य है कि दुनिया की किसी भी एक भाषा से दुनिया की किसी भी दूसरी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। परंतु क्योंकि मुझे इन दो भाषाओं का ही अच्छे से ज्ञान है और क्योंकि हमारी पाठ्यपुस्तक में भी इन दो भाषाओं से ही अनुवाद पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों भाषाओं के शब्द देखेंगे। तो पहला हुआ शाब्दिक अनुवाद, दूसरा हुआ भावानुवाद, जिसमें शब्द महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि भाव महत्वपूर्ण है, कथ्य महत्वपूर्ण है। ऐसे अनुवाद भावानुवाद कहलाते हैं और ये विशेष रूप से साहित्य, दर्शन और कला के विषयों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे बच्चों, एक उदाहरण लीजिए कि अगर हिंदी में लिखा हुआ है कि राम राजीव नयन है, तो इसका अनुवाद ये कदापि नहीं होगा कि राम्स आईज आर लाइक लोटस या राम हैज लोटस आईज। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर क्योंकि हर भाषा में विशेषण अलग अलग होते हैं, यहाँ पर भाव पकड़ा जाएगा। हम कहना चाह रहे हैं कि राम जी की आंखें बहुत सुंदर हैं, तो राम जी राजीव नयन है, इसका इंग्लिश अनुवाद सीधा यही होगा कि राम्स आईज आर ब्यूटीफुल या राम हैज ब्यूटीफुल आईज। तो ये भावानुवाद हुआ। तीसरा है पर्याय के आधार पर अनुवाद। हर भाषा में एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं और जब हम अनुवाद करते हैं तो हमारे पास ये समस्या आ जाती है कि इनमें से कौन सा शब्द लें। तो जो भी शब्द उस विषय, उस परिस्थिति, उस वाक्य, उस अनुच्छेद के अनुरूप जाता है, ऐसे शब्दों का चयन करके यदि हम अनुवाद करें तो वो पर्याय के आधार पर अनुवाद है। जैसे कि अंग्रेजी में एक शब्द है कि द स्काई इज ब्लू, तो जब हम इसका अनुवाद करें तो हम इसको कर सकते हैं कि आकाश नीला है, आसमान नीला है, गगन नीला है, व्योम नीला है, नभ नीला है। इनमें से कोई भी वाक्य हम यदि प्रयुक्त करें तो वो सही है, लेकिन उस परिस्थिति में उस वाक्य में क्या जा रहा है सही, ये एक अच्छे अनुवादक को सही पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लगाना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से 3 प्रकार के अनुवाद हुए: शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद और पर्याय के आधार पर अनुवाद। अब हम ये सोचते हैं कि अनुवाद का उद्देश्य क्या है, क्यों अनुवाद पढ़ाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि अनुवाद एक इतना महत्वपूर्ण विषय है कि यदि अनुवाद नहीं होता तो हम विश्व के तमाम महत्वपूर्ण चीजों को जान नहीं सकते थे। हमारा ज्ञान बहुत सीमित हो जाता, जैसे कि पहले था, लेकिन अब अनुवाद के कारण हमारा ज्ञान बहुत विस्तृत हो गया है। तो इसका पहला उद्देश्य है कि दूसरी भाषा के साहित्य से अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध करना। बच्चों, आपको पता होगा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, पर गीतांजलि बंगला भाषा में लिखी गई थी। हम उसका हिंदी अनुवाद पढ़ के या हिंदी अनुवाद के माध्यम से अपनी भाषा को समृद्ध कर सकते हैं, अपने साहित्य को समृद्ध कर सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी की आत्मकथा मेरे सत्य के प्रयोग, इंग्लिश में माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, मूलतः गुजराती में लिखी गई है, परंतु ये विश्व भर की तमाम भाषाओं में अनुदित हुई और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। ऐसे ही मैक्सिम गोर्की ने रशियन में लिखा, शेक्सपियर ने इंग्लिश में लिखा। तो सभी महान लेखकों की कृतियों का हिंदी में अनुवाद हुआ और हिंदी के महान लेखकों जैसे कि प्रेमचंद हुए या धर्मवीर भारती हुए या विनोद कुमार शुक्ल हुए, इनकी कृतियों का विश्व की अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। इस तरह से हम अपने साहित्य की वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा है कि हम दूसरे भाषा के दर्शन से अपने दर्शन को महत्वपूर्ण स्थान पर ले जाएं।
जो दर्शन है या जो फिलॉसफी है वो कहीं एक भाषा एक संस्कृति का नहीं होता, ये वैश्विक होता है। तो यदि कोई फिलॉसॉफिकल खोज हुई है, कोई दार्शनिक तत्व मीमांसा निकल कर आई है, तो उससे हर भाषा को लाभ मिलना चाहिए। अगर कोई वैज्ञानिक और तकनीकी खोज हुई है, कोई वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उससे हर भाषा को लाभ मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि हम कई बार रक्षा के सौदा करते हैं तो दूसरे देशों की ऐसी तकनीक जिससे हमारा डिफेंस स्ट्रांग बने, हमारा रक्षा तंत्र मजबूत बने, ऐसी तकनीक हम आयात निर्यात करते हैं। हम गणित में इतने सारे सिद्धांत पढ़ते हैं, वो सभी सिद्धांत हिंदी अंग्रेजी में नहीं है, अलग अलग विषयों अलग अलग भाषाओं में है। परंतु क्योंकि गणित, विज्ञान, तकनीक, इससे पूरे मनुष्य जाति का कल्याण है, तो इनके अनुवाद एक दूसरे से हम लेते देते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जब भी कोई वैक्सीन बनती है या कोई नई खोज होती है, आपको पता है कि मानव कल्याण के लिए चिकित्सा का जन्म हुआ है। तो अगर कोई नई खोज हुई, कोई सर्जरी हुई, कोई ऐसी चीज हुई जिससे हम कोई बीमारी से जीत सकते हैं, तो ऐसी दवाइयां, इस तरह की कोई सर्जरी, इनका अनुवाद तुरंत करके दूसरी भाषाओं में संप्रेषित किया जाता है। तो विज्ञान और तकनीक एक महत्वपूर्ण पक्ष है अनुवाद के फायदे का। और सबसे बड़ी बात है विचार विनिमय। आपको पता है कि सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान करते रहते हैं, विचार विनिमय करते रहते हैं। और आज जब इंटरनेट के माध्यम से पूरा विश्व ही एक गांव बन गया है, यदि अनुवाद न हो तो हम भाषा के अवरोध के कारण अपने विचार दूसरे देशों से संप्रेषित नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति या औद्योगिक क्रांति, इनका पूरे विश्व भर में प्रभाव पड़ा क्योंकि इनके विचार एक दूसरे तक पहुंच पाए। अभी भी यदि कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक दूसरे देशों का दौरा करते हैं तो अपने साथ में वो एक इंटरप्रेटर या अनुवादक रखते हैं, जो उस राष्ट्र की भाषा का अनुवाद हमारे राष्ट्र की भाषा में और हमारे राष्ट्र की भाषा का अनुवाद उस राष्ट्र की भाषा में करते हैं। ऐसे ही विद्यार्थी भी एक देश से दूसरे देश जाते हैं और अनुवाद के माध्यम से, दुभाषिया के माध्यम से अपनी बातों को संप्रेषित करते हैं। तो बच्चों, अनुवादक को, जो अनुवाद करता है, हम उसे अनुवादक कहेंगे। अतः अनुवादक को निम्न जानकारियां होनी चाहिए। पहला तो उसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों की प्रकृति, दोनों के परिवेश की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और दोनों भाषाओं की सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दोनों भाषाओं का व्याकरण, दोनों भाषाओं की वाक्य संरचना, शब्द संरचना, इन सब चीजों का जब तक पूरी तरह ज्ञान नहीं होगा, एक अच्छा अनुवाद नहीं हो सकता। अनुवादक को अनुवाद करने से पहले दोनों भाषाओं के व्याकरण का, दोनों भाषाओं की मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का पूरी तरह से ज्ञान हासिल करना चाहिए। देखिए, अनुवादक की योग्यताएं अगर हम देखें तो पहला, व्यापक अध्ययन। जिसने स्वयं बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया वो अच्छा अनुवादक नहीं बन सकता। दूसरा, अभिव्यक्ति क्षमता। अनुवादक को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम होना चाहिए, अन्यथा मूल कृति की बात जो लक्ष्य भाषा के अनुदित कृति में नहीं आ पाएगी। तीसरा, भाषा ज्ञान। आपको स्रोत भाषा का भी उतना ही ज्ञान होना चाहिए जितना लक्ष्य भाषा का, अन्यथा यदि आप अच्छे से समझ नहीं पाए बात या अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाए बात, तो आपका अनुवाद बेकार हो जाएगा। व्याकरणिक ज्ञान, दोनों भाषाओं के व्याकरण का बहुत बारीक ज्ञान होना चाहिए। अगर उसके वाक्य विन्यास का अच्छा ज्ञान नहीं है तो आप अच्छे अनुवादक नहीं बन सकते। अभ्यास। अनुवाद बहुत कुछ जानते समझते हुए भी बिना अभ्यास के अच्छे अनुवादक नहीं बन सकते। जो मैंने बताया था पर्याय के आधार पर अनुवाद, तो हमें पर्यायवाची शब्द पता होना चाहिए, विस्तृत शब्द भंडार होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे अनुवादक हो सकते हैं। शैली का ज्ञान। जिस भाषा में मूल कृति लिखी गई उसकी शैली को यथावत यदि हम नहीं उतार पाए तो अच्छे अनुवादक नहीं बन सकते। तो ये सारी चीजें अनुवादक को आनी चाहिए।
तो अनुवादक को दोनों भाषाओं की संरचना और दोनों भाषाओं की जिस चीज का वो अनुवाद कर रहा उस विषय का भी उसे थोड़ा ज्ञान होना चाहिए और परिस्थिति अनुसार उसे शब्दानुवाद या भावानुवाद का चयन करना चाहिए। अनुवादक का ये दायित्व होता है कि मूल रचना के जो भाव हैं वो अनुदित कृति में अवश्य आए। मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ, जैसे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। इसका सही अनुवाद ये नहीं होगा कि अपने कपड़े के अनुसार अपना कोट काटिए, गलत, ये नहीं होगा। सही अनुवाद होगा कि तेते पांव पसारिए जेती चादर होए। जब हमारे लिए उस मुहावरे के लिए हिंदी में एक दूसरा मुहावरा है तो हमें वो उतारना चाहिए, न कि उसका भाव शब्द अनुवाद करें। ऐसे ही एक और उदाहरण है कि टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इसका अनुवाद ये बिल्कुल नहीं होगा कि अपनी तुरही बजाना, बल्कि ये होगा कि अपना राग अलापना या फिर आत्मश्लाघा करना या फिर अपने मुंह मियां मिट्ठू होना। तो हम दोनों भाषाओं के मुहावरों लोकोक्तियों का जब अच्छे से जानकारी रखेंगे तभी हम एक अच्छा अनुवाद कर सकते हैं। इसके अलावा अनुवाद की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले हमें अनुवाद को अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके शैली को पकड़ना चाहिए, उसके भाव को पकड़ना चाहिए, उसके केंद्रीय भाव, उसके सहायक भाव, और उसके बाद उसे अनुवाद करना चाहिए। स्रोत भाषा की जो पाठ सामग्री है उसको लक्ष्य भाषा में यथावत रूपांतरित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब हम ये सोचेंगे कि अनुवाद की आवश्यकता क्यों है। ये विश्व आज बहुभाषी विश्व है और बहुभाषी विश्व की बहुत सारी समस्याएं भी हैं। उनसे बचने के लिए अनुवाद का हम सहारा ले सकते हैं। हम अपने रोजगार के सिलसिले में हमें एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जाना पड़ता है। यदि अनुवाद अच्छा नहीं आएगा तो हमें रोजगार की और अपने जीवन यापन की समस्याएं झेलनी पड़ेगी। आज अनुवाद एक अच्छा कैरियर भी है। लगभग यदि आप किसी भी दो भाषा में आपने अच्छा ज्ञान हासिल कर लिया और अनुवाद करने में आप माहिर हो गए तो आप आसानी से रोजगार हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आज जो है विभिन्न मानव समुदायों के अध्ययन के लिए, ज्ञान विज्ञान की जानकारी के लिए और दूसरे भाषा बोलने वालों की संस्कृति सभ्यता समझने के लिए अनुवाद का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये हो गई अनुवाद की आवश्यकता। अनुवादक के बारे में हमने देखा कि उसे भाषाओं की संरचना, दोनों भाषाओं का प्रयोग और दोनों भाषाओं के मुहावरे आदि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि अनुवाद के कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं बच्चों। जैसे कि लिखा है देयर इज नो रूम इन द कार, तो उसका सही अनुवाद होगा कि कार में कोई स्थान नहीं है, न कि ये कि कार में कोई कमरा नहीं है। तो इंग्लिश में ये कहा जाता है, बट हिंदी में उसको रूम के लिए कमरा की बजाय देयर इज नो रूम इन द कार के लिए स्थान या जगह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही इज प्लेइंग ऑन वायलिन, इसके लिए वो वायलिन, प्ले मतलब खेलना, तो ही इज प्लेइंग ऑन वायलिन के लिए वो वायलिन पर खेल रहा है की जगह वो वायलिन बजा रहा है, ये शब्द का अनुवाद होगा। एक हास्य व्यंग में बात कही जाती है कि स्टील प्लांट का सही अनुवाद किसी ने कहा कि इस्पात का पौधा। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि इस्पात का पौधा नहीं होगा, तो यहाँ प्लांट शब्द का अर्थ होगा संयंत्र, तो स्टील प्लांट के लिए इस्पात संयंत्र शब्द प्रयुक्त होगा। ऐसे ही शी इज टेकिंग फूड। अब टेक मतलब तो लेना होता है, पर हिंदी में हम कभी नहीं कहते कि वो खाना ले रही है, हम हमेशा कहते हैं कि वो खाना खा रही है। हम कहते हैं वो सब्जी ले रही है, वो किताब ले रही है, पर खाना ले रही नहीं, खाना खा रही है। तो ये हर भाषा में कर्ता, कर्म, विशेषण
क्रिया विशेषण किस स्थान पर आता है उसका ध्यान रखते हुए हमें अनुवाद करना चाहिए। जैसे अंग्रेजी के वाक्यों में कर्ता क्रिया कर्म होता है, जैसे कि राजू इज प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन हिंदी में यह नहीं होगा कि राजू खेल रहा है फुटबॉल, बल्कि हो जाएगा राजू फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ कर्ता कर्म क्रिया आ जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कर्ता क्रिया कर्म आता है। तो इस तरह से वाक्य की जो वाक्य विन्यास है, जो व्याकरणिक ज्ञान होना परम आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण अनुवाद में आपको बता दूं बच्चों, जैसे कि इंग्लिश बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है, तो उसमें वाक्यों में बहुत ज्यादा औपचारिकताओं का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट वुड यू केयर टू ड्रिंक, इसको हम हिंदी में ये नहीं कहेंगे कि आप पीने में क्या लेना पसंद करेंगे, हम सीधा उससे पूछेंगे कि आप क्या पिएंगे। देखिए वाक्य भी छोटा हो गया और ये हमारी भाषा के अनुरूप है। ऐसे ही एक शब्द है कि अगर इंग्लिश में कहा जा रहा है कि यू मे ओपन योर आईज नाउ, तो वो हिंदी में हो जाएगा अब आंखें खोल लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह के, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन हम ऐसी भाषा बोलते नहीं, ये सामान्य कहना चाहिए, बोलचाल में प्रयुक्त नहीं है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप वाक्यों का भी अनुवाद कर सकते हैं, पैराग्राफ्स का भी अनुवाद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अनुवाद और अनुवाद से जुड़ी हुई बहुत सी जरूरी जानकारियां आपको मिली होंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।